दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोहा बाजार भी ठंडा पड़ता जा रहा है। सितंबर महीने में थोड़े बहुत सुधार के संकेत मिले थे, लेकिन वह उछाल भी स्निकोमीटर के स्पाइक जैसा ही साबित हुआ और एक महीने के भीतर भीतर ही बाजार फिर से सुस्ती के मोड में चला गया। लगभग 1.5 महीने चला फेस्टिवल सीजन भी लोहा बाजार को उत्साहित नहीं कर पाया। कुछ एक पॉकेट्स को छोड़ दें तो इन जनरल लोहा बाजार में सुस्ती का आलम है। इस सुस्ती की वजह क्या है, इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि क्या गिरावट का दौर जारी रहेगा या फिर बाजार अब करवट लेने वाला है। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयरिंग के माध्यम से लोहे की बात लोहे वालों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए पहले मंदी के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। चाइना ने भले ही अपने यहाँ स्टील प्रोडक्शन में जीरो ग्रोथ पॉलिसी अपना रखी हो, लेकिन उसकी लगातार गिरती स्टील डिमांड से उसका स्टील सरप्लस बढ़ता ही जा रहा है और उसका असर समूचे विश्व के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस चार्ट पर यदि आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे किस तरह चाइनीज स्टील सरप्लस के बढ़ने से उसका स्टील एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। पिछले मात्र 9 महीनों में उसका स्टील एक्सपोर्ट 32% से अधिक बढ़ चुका है। अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक चाइना लगभग 90 मिलियन टन से भी अधिक स्टील एक्सपोर्ट कर चुका होगा और यकीन मानिए इतना बड़ा सरप्लस वॉल्यूम दुनिया के तमाम स्टील बाजारों को डुबो देने के लिए काफ़ी है। दूसरा कारण पहले कारण से ही जुड़ा है। चाइना के अलावा जापान, साउथ कोरिया, ईरान व वियतनाम का स्टील एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बढ़े हुए कंपटीशन की वजह से भारत के स्टील निर्यात पर चोट पहुंची है। डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया निर्यात के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन रुपए की गिरती कीमत के बावजूद भारत का स्टील निर्यात इस वर्ष अब तक 29% तक गिर चुका है। एक्सपोर्ट में यह गिरावट गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम होता है तो डोमेस्टिक मार्केट्स में स्टील सरप्लस बढ़ता है। निर्यात का घटना और आयात का बढ़ना अगर इसी प्रकार जारी रहता है तो कोई हैरानी नहीं होगी यदि भारत इस वित्त वर्ष के अंत तक एक नेट स्टील एक्सपोर्टर की बजाय नेट स्टील इंपोर्टर बन जाए। तीसरे कारण की वजह भी दूसरा कारण ही है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्सपोर्ट घटने की वजह से हमारे घरेलू बाजार में स्टील की सप्लाई बेहतर हुई है और दुर्भाग्यवश अतिरिक्त स्टील की खपत के लिए डिमांड इतनी है नहीं। चाहे फ्लैट प्रोडक्ट्स हों चाहे लॉन्ग प्रोडक्ट्स, हर तरफ मायूसी छाई है। टीएमटी की खपत भी सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही ठीक है, अन्यथा रिटेल मार्केट में तो निराशा ही है। इन सब कारणों के अलावा बीते 1.5-2 वर्षों में आरबीआई ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे घरेलू मांग पर दबाव बढ़ा है। अभी हाल ही में आरबीआई ने फिर एक बार ऐसा ही फैसला लिया है। जहां एक और बाजारों में पहले से ही सन्नाटा पसरा है, वहीं ऐसे समय में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड बैंक लोन्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लोन पर रिस्क वेट 100% से बढ़ाकर 125% तक कर दिया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला क्रेडिट अब और मुश्किल और महंगा हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ एक वर्षों में भारत में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के चलते पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ पिछले 2 वर्षों में ही पर्सनल लोन में करीब 24% और क्रेडिट लोन में औसतन 28% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि समग्र बैंकिंग क्षेत्र की ऋण बढ़ोतरी करीब 15% रही है। आरबीआई का यह तरोताजा कदम बाजारों में पैसे की लिक्विडिटी को कम करेगा और बाजारों में पहले से सुस्त पड़ी मांग को और सुस्त करेगा। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन घटाने के प्रयासों के चलते हमारी सरकार अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे घरेलू मांग बढ़े। ऐसे में क्या स्टील के रेट और गिर सकते हैं या फिर रेट बॉटम आउट हो चुके हैं? यदि मैं संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दूं तो अभी तक डिस्कस किए सभी कारणों के बावजूद हमारी समझ से स्टील के रेट बॉटम आउट हो चुके हैं और अब नीचे जाने को ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके विपरीत अगले महीने रेटों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा मानने के लिए हमारे पास कुछ एक कारण है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि भारत में स्टील के रेट अपनी घरेलू मांग से कम और इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं।
तो भारत में स्टील मूवमेंट को समझने के लिए एक बार फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर रुख करना पड़ेगा। अभी पिछले 10-15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, खास करके एशियाई व यूरोपीय बाजारों में रेट फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। विश्व के लिहाज से दिसंबर वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले विदेशों में मांग व उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अधिकतर रीजन्स में स्टील के रेट 10 से $20 प्रति टन तक बढ़ चुके हैं। अगली तिमाही के लिए भी एक्सपोर्ट के ऑफर रेट बढ़ा दिए गए हैं। चाइना भी अपनी घरेलू मांग बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। अभी हाल ही में उसने अर्बन विलेज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, जिससे वहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स बेहतर हुए हैं और इसके चलते स्टील के साथ साथ आयरन ओर के रेटों में भी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ ही दिनों में आयरन ओर में 12% तक का इजाफा देखा गया है। भारत में भी एनएमडीसी ने रेट लगभग एक महीने में 6% तक बढ़ा दिए हैं। आयरन ओर की तरह ही फेरस स्क्रैप के रेट भी बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, यूरोप, रशिया और नॉर्थ अमेरिका में स्क्रैप का कलेक्शन घटता जाएगा। ऐसे में अक्सर मेजर स्क्रैप कंज्यूमिंग कंट्रीज क्रिसमस की छुट्टियों से पहले अपने स्क्रैप इन्वेंट्रीज बढ़ा लेते हैं। ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रैप के रेट बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि चाहे स्टील हो या फिर स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रेट बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इंपोर्टेड स्टील के रेट भी बढ़ेंगे और भारतीय स्टील मिल्स पर और रेट घटाने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बल्कि वह दिसंबर महीने में कम से कम 1000 रुपये प्रति टन तक बढ़ाने की फिराक में रहेंगे। और यदि किसी कारणवश कमजोर घरेलू मांग के चलते दिसंबर में रेट नहीं भी बढ़ा पाए, तो भी इसमें कोई दो राय नहीं कि अगली तिमाही में यकीनन इस तिमाही के मुकाबले रेट ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में हमारा यही मानना है कि अब स्टील के रेटों में और गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यदि आप हमारे एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपका अपना एनालिसिस कुछ और कहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करके हमारा और हमारे दर्शकों का ज्ञान जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.